Have mercy on me, a sinner. हेलो बच्चों, मैं धर्मवीर तांती आपका केमिस्ट्री फैकल्टी क्लास 11 का एक सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख ले कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में बहुत से लाइन की सीरीज बनती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी वो हम देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद रेडबर्ग फॉर्मूला में हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइन है उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। फिर हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में हम ये देखेंगे कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन चाहिए या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन चाहिए या फर्स्ट लाइन चाहिए या लास्ट लाइन चाहिए तो उसका वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस सब टॉपिक को। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनर ऑर्बिट में, ठीक है, इनर ऑर्बिट मतलब यहां पर है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में है और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दे दिए। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, एनर्जी प्रोवाइडेड। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आउटर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन यहां पर ये होता है अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि मान ले कि अगर मेरा कोई भाई बहन है उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। ठीक है, तुम लोग के साथ भी होता है। ठीक है, झगड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं, मामा घर चले जाते हैं। ठीक है, अब मामा घर में हम कितना दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं फिर से अपना घर रिटर्न आ जाऊंगा। सिमिलर केस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, लेकिन आउटर ऑर्बिट में ये रहता है अनस्टेबल, लगभग 10⁻⁻6 सेकेंड तक ही रहता है। ठीक है, 10⁻⁻6 सेकेंड तक ही रहता है और उसके बाद फिर से ये रिटर्न बैक आता है। बराबर, फिर से क्या होता है, ये रिटर्न बैक आता है। और जब ये रिटर्न बैक आता है ना, ध्यान दो, जब ये रिटर्न बैक आता है तो एनर्जी क्या करता है, ये एनर्जी लूज करता है। ठीक है, एनर्जी लूज करता है और ये जो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी लूज करता है। ठीक है, अब इसी रेडिएशन को हम एक स्लिट के थ्रू क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करो। ठीक है, प्रिज्म से पास करो या स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करो। ठीक है, और इसको प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करने के बाद एक फोटोग्राफिकल प्लेट में ऑब्जर्वेशन करो तो हमको क्या मिलेगा, एक शार्प आइसोलेटेड लाइन का, ये क्या है, शार्प आइसोलेटेड लाइन का स्पेक्ट्रम मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये शार्प आइसोलेटेड लाइन का स्पेक्ट्रम मिलेगा और इसी शार्प आइसोलेटेड लाइन के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, कैसे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, देख लो। इनर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए तो वो आउटर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन वहां पर वो अनस्टेबल होता है तो वो फिर से रिटर्न बैक आएगा। जब रिटर्न बैक आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे और इसी प्रिज्म से पास करने के बाद फोटोग्राफिकल प्लेट में हमको एक पैटर्न मिलेगा और इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी आइसोलेटेड शार्प लाइन का जो पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात यह आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में बहुत सा सीरीज बनता है लाइन का।
ठीक है। बहुत सा सीरीज बनता है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद नाम दिया, जैसे कि लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज क्या होता है? ठीक है, लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चल जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, कहीं पर भी चल जाए, लेकिन आना कहां पर चाहिए? अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही आ जाए तो जितना लाइन का सीरीज बनता है, ठीक है, जितना लाइन का सीरीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन का सीरीज है। क्या, किस रीजन का? अल्ट्रावायलेट रीजन का सीरीज है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ जाए, किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ जाए, तो जो लाइन की सीरीज बनेगी वो बाल्मर सीरीज रहेगी। और याद रखना, ये बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन की होती है। ठीक है, ये विजिबल रीजन की है। जो तुम लोग पढ़ते हो ना इंद्रधनुष का, रेनबो में जो विबग्योर वाला कलर बनता है ना, वो इसी रीजन का होता है। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड लाइन में, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आए, थर्ड ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आए, तो जितना भी लाइन पॉसिबल होगा वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्टन सीरीज का लाइन बोलेंगे। उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है तो जो भी लाइन पॉसिबल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रैकेट सीरीज का लाइन बोलेंगे। उसी तरह फिफ्थ ऑर्बिट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फिफ्थ ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो भी लाइन पॉसिबल होगा उसको पीफंड सीरीज बोलेंगे। उसी तरह सिक्स्थ ऑर्बिट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हम्फ्री सीरीज बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखने लायक, जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, बाल्मर सीरीज जो होता है विजिबल रीजन में होता है, पास्टन सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड सीरीज में होता है, ये भी इंफ्रारेड में, ये भी इंफ्रारेड में, और ये इसको हम लोग फार इंफ्रारेड भी बोल सकते हैं। मतलब ये जितने बाल्मर के बाद जितने भी सीरीज बन रही है, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, वो क्या है? वो सब के सब इंफ्रारेड रीजन में आता है। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी आगे बताऊंगे। ठीक है, देख लो, थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं इस लाइन को। ठीक, देख लो, पहला लाइमन सीरीज, ध्यान दो। अगर लाइमन सीरीज है, ठीक है, अगर लाइमन सीरीज है तो देखना ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। क्या है? ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है। ठीक है, कहां तक इस इलेक्ट्रॉन का आना होगा? 1 तक। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तभी वो लाइमन सीरीज का लाइन होगा। ठीक है, और कहां से आ सकता है? जिसको हम लोग N2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, N1 का मतलब क्या होता है? जहां तक आ रहा है, और N2 का मतलब जहां से आ रहा है। ठीक है, तो देखना लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना पड़ेगा। और कहां से आ सकता? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके पूरा इन्फिनिटी तक में से कहीं से भी आ सकता है। उसी तरह बाल्मर सीरीज में क्या है? बाल्मर सीरीज में N1 का वैल्यू 2, N1 का वैल्यू 2 मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक आना चाहिए। कहां से आना चाहिए? किसी भी ऑर्बिट से। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके इन्फिनिटी तक का किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है। उसी तरह पास्टन सीरीज में कहां पर आना चाहिए लाइन इलेक्ट्रॉन को? थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए। कहां से आ सकता है? 4, 5, 6 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक कहीं से आ सकता है। उसी तरह ब्रैकेट सीरीज में फोर्थ ऑर्बिट में आना चाहिए। कहां से आ सकता है? 5, 6, 7 में से कहीं से भी आ सकता है। इसी तरह पीफंड में कहां से आना चाहिए? फिफ्थ में आना चाहिए। कहां से आ सकता है? 6, 7, 8 से इन्फिनिटी तक में कहीं से आना चाहिए। और लास्ट हम्फ्री सीरीज जो वो कहां पर आना चाहिए? 6 में आना चाहिए। कहां से आ सकता है? 7, 8, 9, 10 से लेके इन्फिनिटी तक में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, याद रखने के लिए और एक चीज, लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में रहता है, बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में रहता है, पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में रहता है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में रहता है, पीफंड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में रहता है, हम्फ्री सीरीज भी इंफ्रारेड है, लेकिन ये इंफ्रारेड से भी बहुत दूर है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को फार इंफ्रारेड बोलते हैं। अब एक और चीज, टोटल नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, मान ले कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें लाइमन सीरीज का टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन सीरीज कितना बनेगा? तो उसके लिए जनरल सा फॉर्मूला है N2 - 1। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझ लो कि अगर मान लो कोई सिक्स्थ ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, सिक्स्थ ऑर्बिट से
फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइमन सीरीज का लाइन कितना आ जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, टोटल हो गया 5। ठीक है, उसी तरह अगर पूछा जाता कि बाल्मर सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा, n2 माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 7th ऑर्बिट से, ठीक है, 7th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, 7th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा, 5 बाल्मर सीरीज में। इसी तरह पास्टन सीरीज के लिए क्या लेंगे हम, n2 माइनस 3 फॉर्मूला आएगा। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज के लिए n2 माइनस 4, पीफंड सीरीज के लिए n2 माइनस 5 और हम्फ्री सीरीज के लिए n2 माइनस 6। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, देख लो क्या तरीका है। लालू लालू के बापू का बीपी हाई, लालू के बापू का बीपी हाई। लालू मतलब लाइमन सीरीज, ठीक है, बा मतलब बाल्मर सीरीज, पू मतलब पास्टन सीरीज, बी मतलब ब्रैकेट सीरीज, पी मतलब पीफंड सीरीज और हाई मतलब हम्फ्री सीरीज। तो इस कोडिंग के थ्रू हम ये पूरा का पूरा याद रख सकते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। कोडिंग क्या है, लालू के बापू का बीपी हाई। ठीक है, ये कोडिंग है, इससे याद कर सकते हो हर एक लाइन के सीरीज को। अच्छा, अब जब ये पूरा हम देख लिए कि टोटल नंबर ऑफ लाइन हर एक सीरीज के लिए कितना कितना पॉसिबल है, कितना कितना फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ठीक है, अब बात ये आता है कि अगर मान लो कोई ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, कोई लास्ट ऑर्बिट से या 4th ऑर्बिट से या 5th ऑर्बिट से किसी भी आउटर सेल से इनर ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहा है, तो उस दौरान में टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, इसमें जो है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री सब सीरीज के लाइन है। यहां पर हम इंडिविजुअली का बात नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन का मतलब ये हो रहा है कि जितने पॉसिबल सीरीज के लाइन बन सकते हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एन टोटल जो है कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1। ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, याद रखना ये n2 का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं फाइनल ऑर्बिट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनल ऑर्बिट। और n1 का मतलब क्या है, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट जहां से आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दो, अगर हम बोलते हैं कि 7th ऑर्बिट से, ठीक है, 7th ऑर्बिट से वो 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, 7th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना पॉसिबल होगा, कितना पॉसिबल है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दें, एन टोटल का, एन टोटल कितना, 7 माइनस 2, नेक्स्ट 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 माइनस 2 कितना, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 3 जा, तो ये कितना होगा, 15। इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी है, देख लो, कुछ क्वेश्चन भी है, इसको देख लो। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन मल्टीपल स्टेप, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल। डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्या, एन टोटल कितना, n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पर n2 का वैल्यू कितना है, 6 है ना, ये तुम्हारा n2 है, और n1 का वैल्यू कितना है, n1 है। ठीक है, n1 का वैल्यू कितना है, ये 1 है ना, n1 का वैल्यू तुम्हारा 1 है। ठीक है, 2 है, ठीक है, 2 है। ठीक है, तो देख लो n2 कितना, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/2, 2 जा 4, 5 2 जा 10, टोटल नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल कितना होगा 10। ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है, तो ऑप्शन कौन सा होगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है 7th ऑर्बिट से, ठीक है, 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप किया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना होगा। एज यूजुअल फॉर्मूला पुट कर दे, कितना हो जाएगा 7 - 1 इंटू 7 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 7 3 जा 21। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना पॉसिबल है। ठीक है, और देखो अल्ट्रावायलेट रीजन में आने के लिए क्या होगा, वो लाइमन सीरीज का ही लाइन होगा, अदरवाइज और कोई अल्ट्रावायलेट में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन किसमें लाइमन सीरीज का। ठीक है, लाइमन सीरीज का कितना हो जाएगा, हमको पता है n2 - 1, तो n2 कितना है यहाँ पर 7 - 1, तो कितना हो जाएगा 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन सीरीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो वो हो जाएगा 6। इसी तरह और एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बाल्मर में आना पड़ेगा, बाल्मर सीरीज में आएगा। तो बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लिखे थे, एन टोटल का याद है कि नहीं, बाल्मर सीरीज के लिए कौन सा n2 - 2। ठीक है, तो n2 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ गया, इसका 6 आ गया, ये कितना आ गया, ये 5 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन इंफ्रारेड। ठीक है, अच्छा इंफ्रारेड निकालने के लिए, इंफ्रारेड का लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एन टोटल इंफ्रारेड में क्या करना पड़ेगा, हम एन टोटल से अगर लाइन इन विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन प्लस लाइन इन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एन टोटल मेरा कितना था 21, और ये दोनों का सम अप कितना हो जाएगा 6 + 5 है कि नहीं, तो ये 21 - 11 कितना आ जाएगा ये 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन इन इंफ्रारेड रीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ लाइन पर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन को पूछे तो हम कर सकते हैं। अब बात ये आता है कि अगर मान ले इस लाइन का जितना भी लाइन हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ लाइन हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन में भी लाइमन सीरीज हो, बाल्मर सीरीज हो, पास्टन सीरीज हो, किसी भी सीरीज में किसी भी लाइन का अगर हमको चाहिए कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, उसका वेव नंबर कितना होगा, तो हम रेडबर्ग फॉर्मूला का यूज करके ये सब का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, रेडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ = RZ²। ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर - 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, सबका मीनिंग जानते हो, देख लो। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइन, वेवलेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन, किसी भी सीरीज का कोई भी लाइन का वेवलेंथ, आर जिसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, कौन सा, R = 1.0973 × 10⁻⁷। ठीक है, लेकिन जनरली हमको ये जो R का वैल्यू है जनरली इसका यूज नहीं होता। 1.09 × 10⁻⁷ जो है मीटर इनवर्स में, इसका जनरली यूज नहीं होता है, क्योंकि वेवलेंथ हमको निकालना है, और वेवलेंथ को देखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमको 1/r, R या RH बोलो, ठीक है, 1/r का यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 912। इसको कैलकुलेशन में यूज करना, 912 एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में आएगा, बराबर। n1 तो सबको पता है, n1 मतलब
इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है। और n2 मतलब, n2 मतलब क्या, फाइनल, n2 मतलब क्या, फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। n2 मतलब फाइनल ऑर्बिट। अच्छा, इसका हम डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन भी कर सकते हैं। देखो इसमें, देखो अगर मान लो हमको डेरिवेशन करना होगा तो हम बोर ऑर्बिट में ये पढ़े हैं, ठीक है, बोर ऑर्बिट में ये पढ़ लिए हैं कि मान लो ये n1 है, ठीक है, और ये n2 है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमको कराना है, चाहे n1 से n2 या n2 से n1, ठीक है, तो हम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते तब जाके वो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी कितना होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा। डेल्टा ई मतलब एनर्जी ऑफ फाइनल, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट, n2 माइनस एनर्जी ऑफ n2 और माइनस एनर्जी ऑफ n1, ठीक है। देख लो वैसे ही क्या हुआ है, E2 माइनस E1 के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ ये वाला तुम लोग बोर ऑर्बिट के टाइम में, ठीक है, बोर ऑर्बिट में ये पढ़ लियो कि बोर थ्योरी में ये पढ़ लिए हो, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 n2 का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, ये एनर्जी होता है। कौन सा, किसकी एनर्जी है, ये लास्ट ऑर्बिट की। उससे अगर माइनस कर दे कौन सा, ये n1 वाली की एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 n1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ये को हम डिफरेंस कर दें, ठीक है। यही डिफरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ई के बराबर होगा, ठीक है। और इसी डेल्टा ई का वैल्यू कितना होता है, एच म्यू, ठीक है। तो एच म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड ई का पावर 4 जेड का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एच को हम इधर ले आए, ठीक है, इस एच को ले आएंगे तो यह क्या क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। और हमको ये पता है क्या, म्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो क्या 1 अपॉन लेमडा हम लिख सकते हैं, म्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दो, म्यू का वैल्यू कितना है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन एच का पावर क्यू, अपॉन सी कर दिया तो क्या हो गया, वो 1/लेमडा का वैल्यू बता देगा, ठीक है। और इधर 1/n1 का वैल्यू है माइनस 1/n2 का वैल्यू, ठीक है, ये n2 का वैल्यू बराबर। अब देख लो यहां पर z को छोड़ के सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, h है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, r जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आया 1/लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करके रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करके रखो, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। सबका मीनिंग पता है तुम लोग को, लेमडा तो पता ही है, वेवलेंथ, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, n1 इनिशियल ऑर्बिट का नंबर, n2 क्या, n2 कितना है, वो फाइनल ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। तो ये जनरली डेरिवेशन तो यूज नहीं होगा, ठीक है, डेरिवेशन जेई एडवांस में यूज हो सकता है बराबर, अदरवाइज जेई मेंस और नीट में ये सिर्फ ये जो रिजल्ट वाला पार्ट है इसका यूज होगा। तो चलो देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। बहुत बार मैं बताया, यहाँ पर बहुत बार मैं गौर भी कराया कि कौन सा सीरीज जो है वो क्या है, विजिबल रीजन में है। कौन सा सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्टन, कौन सा, तो आंसर होगा इसका बाल्मर सीरीज, ठीक है। याद रखना ये नीट 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, the frequency of radiation emitted when the electron falls from n4 to n1 in hydrogen atom will be, ठीक है। जब 4th से
ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो उस समय कितना फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको रेडबर्ग फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं। तो हम रेडबर्ग फॉर्मूला बोलता है 1/λ इक्वल टू कितना, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही रेडबर्ग फॉर्मूला में हम लोग देखे। ठीक है, अगर हमको लेमडा मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकल जाएगा ना, है कि नहीं। लेमडा मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/λ, आर को आर ही रखो, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू कितना आर। ठीक है, 1 माइनस 1/16। ठीक है, अब इसको 1/λ इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये 15/16 आर हो जाएगा। ठीक है, ये 15/16 आर। ठीक है, तो 1/λ का वैल्यू कितना आ गया, 1/λ जो है 15/16 आर आ गया। अब देखो आर का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, म्यू चाहिए। म्यू इक्वल कितना होता है c/λ। 1/λ का वैल्यू मेरे को पता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे c 15/16 आर। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, ये 3 × 10⁸। ठीक है, इंटू 15 इंटू आर का वैल्यू कौन सा ले लेंगे 1.09 वाला ले लें, इंटू 10⁻7/16। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करो। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 3.08 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाता है, आंसर मेरा सी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोले तो हम पहले वेवलेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू c/λ कर दे, उस वेवलेंथ में उस लेमडा को हम पुट कर देंगे तो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा नीट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2019 का। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर है। ठीक है, इमिशन लाइन, ठीक है, फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni इक्वल टू 8 to n फाइनल इक्वल टू 1, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n1 का n का स्क्वायर विल बी, और रेडबर्ग कांस्टेंट RH दिया है और वेव नंबर का यूनिट में बताना है। 2000 कब का है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम पहले तो क्या करते हैं, इसका इक्वेशन ही लिख लेते हैं। ठीक है, हमको ये पता है 1/λ इक्वल टू कितना आर। ठीक है, जेड तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1 ले ले, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है कि नहीं। n1 दिया है यहाँ पर देख लो 1/λ इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पर n1 दिया है n स्क्वायर हो जाएगा, और ये दिया है कितना 8 का कितना होगा 64, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग वेव नंबर देखते हैं, वेव नंबर को इस बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू बार से। ठीक है, आर n स्क्वायर माइनस r/64 हो गया। ठीक है, अब देखो ग्राफ खींच रहे, ग्राफ में y एक्सिस तरफ कौन सा ले रहे हैं, ध्यान दो, y एक्सिस साइड हम ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, वेव नंबर को ले रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा वेव नंबर हो गया। ठीक है, y एक्सिस मतलब ये तुम्हारा y हो गया बराबर, और r 1/n के कौन सा डायरेक्शन में ले रहे, x डायरेक्शन में ले रहे ना 1/n स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा rx माइनस r/c। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें किससे, y इक्वल टू mx माइनस c, तो यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है, देखो ग्राफ तो सबसे पहले तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, स्लोप कितना आ जाएगा, ये स्लोप m के जगह पर क्या है r। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्लोप आ रहा है r। ठीक है, इंटरसेप्ट तो पूछा नहीं है। ठीक है, स्लोप पूछा है और इसका नेचर पूछा है, तो नेचर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और क्या होगा स्लोप आर है। ठीक है, कौन सा होगा, ये लीनियर है विथ स्लोप आर एच, तो ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, बराबर। थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं हम, थोड़ा सा और एनालिसिस कर देते हैं कि एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट लाइन को क्या होगा। ठीक है, एक बात बता, अगर मान लो ये n1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है,
ठीक है। जैसे क्वेश्चन में यही बोल देता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ऐसे क्वेश्चन रहता है। लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, या कभी कभी लास्ट लाइन भी पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन, तो जाहिर सा बात है कि अगर लाइमन सीरीज है तो ये लाइमन सीरीज के लिए कहां पर आना चाहिए उसको, n1 का वैल्यू जो है, ठीक है, n1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, है कि नहीं, n1 का वैल्यू 1 होना चाहिए। और कहां से आएगा फर्स्ट लाइन, तो जाहिर सा बात अगर फर्स्ट लाइन है तो वो जस्ट उसके ऊपर से आएगा। अगर यही पूछता कि सेकंड लाइन तो उसके ऊपर से आता, थर्ड लाइन तो उसके ऊपर से आता। अगर पूछता कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए कौन सा लाइन होता है, तो वो लास्ट लाइन होता है। लास्ट लाइन पूछता तो वो इन्फिनिटी से आता, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हैं 1/λ, ठीक है। कहां से होगा, आर, जेड का वैल्यू तो 1 ही लेंगे, 1/n1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर ही होगा, माइनस 1 बाय कितना, फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं ना, फर्स्ट लाइन कहां से होगा, सेकंड से, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, मतलब आर 1/λ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। ये 3r/4 हो गया, ठीक है। ये 1/λ, तो लेमडा कितना हो जाएगा 4/3r, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन होगा लाइमन सीरीज का, ठीक है। इसी तरह किसी भी लाइन का हम निकाल सकते हैं। लास्ट लाइन बोलता तो, ठीक है, अगर इसी सीरीज में लास्ट लाइन बोलता है, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन, ठीक है, चलो बाल्मर सीरीज का ले लेते हैं, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में आना हो चाहिए। लास्ट लाइन बोल रहा कहां से आएगा, वो इन्फिनिटी से आएगा, मतलब n2 का वैल्यू जो होगा वो कहां होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो एज इज वाला फॉर्मूला पुट कर दे, 1/λ इक्वल टू कितना होगा 1r, जेड का वैल्यू 1 होगा, 1/2 का स्क्वायर, और 1/∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/∞ का स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, तो 1/λ इक्वल टू r/4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/r। किसके लिए है ये, किसके लिए, ये बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन है, ठीक है। इसी तरह कभी कभी क्या पूछ देता है, ठीक है, लास्ट लाइन सेकंड लाइन के बाद शॉर्टेस्ट लाइन और लॉन्गेस्ट लाइन पूछ देता है, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान दो। देखो, अगर शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए, शॉर्टेस्ट लाइन कहने का मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ शॉर्ट हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन चाहिए, है कि नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन चाहिए। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन है तो ध्यान देना, हमको यह पता है कि एनर्जी जो है hc/λ होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, एनर्जी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, कहने का मतलब एनर्जी ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा। अगर ई जो है मैक्स होगा तो उस केस में लेमडा जो है वो मिनिमम होगा, जाहिर सा बात है। अब हमको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा मिनिमम चाहिए, और अगर लेमडा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि इन्फिनिटी n1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो ग्राउंड स्टेट में, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो हम लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट लाइन निकाल रहे हैं, तो n1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और n2 का वैल्यू कितना, शॉर्टेस्ट लाइन के लिए एनर्जी ज्यादा मतलब क्या, वो इन्फिनिटी से आना चाहिए ना, है कि नहीं, इन्फिनिटी से आना चाहिए। तो अब 1/λ इक्वल टू कितना, r 1 माइनस 1/∞ का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r हो जाएगा, मतलब लेमडा इक्वल टू कितना 1/r हो जाएगा लाइमन के लिए, मतलब लाइमन के लिए 1/r क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट है। यही चीज अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो, यही चीज में अगर लाइमन सीरीज में ही लॉन्गेस्ट लाइन पूछता तो क्या करते, लॉन्गेस्ट लाइन कोई भी सीरीज का, हम लाइमन सीरीज का बात करें तो यहाँ, ठीक है, कोई भी सीरीज का लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब क्या है, उसमें अगर लेमडा जो है, ठीक है, लेमडा जो है मैक्स है, लॉन्गेस्ट है मतलब मैक्स है, तो उस केस में एनर्जी क्या होगा, एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा, और अगर मिनिमम एनर्जी होगा तो मतलब उसका मतलब जस्ट उसके ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो n2 का वैल्यू, एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब जस्ट ऊपर से आ रहा है ना, जस्ट ऊपर से आ रहा, मतलब n2 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/λ इक्वल टू r, जेड का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का
स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, वह आर 1 माइनस 1/4, ठीक है, मतलब ये 3/4 r। अच्छा 1/λ का वैल्यू, ठीक है बराबर, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाता है 4/3r। अच्छा एक चीज गौर कर रहे हो यहाँ, एक चीज गौर कर रहे हो, ध्यान दो देख लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से लाइन आ रहा था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से आ रहा था, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा था, और इन्फिनिटी से आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये लास्ट लाइन होगा, है कि नहीं, है ना, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बोल रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो जस्ट ऊपर से आ रहा है, और अगर जस्ट ऊपर से आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद करके रखना एक चीज कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा मिनिमम के लिए कौन सा लाइन होगा, इन्फिनिटी वाला लाइन होगा, और लेमडा मैक्स के लिए कौन सा होगा, फर्स्ट लाइन होगा, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लाइन पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे कौन सा, इन्फिनिटी, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी डाल के पुट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से बनते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन से बनता है, लास्ट लाइन से बनता है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं इस पर, ठीक है। देखो, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ, ठीक है, बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो बाल्मर सीरीज बोल रहा है तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखो लॉन्गेस्ट सीरीज बोल रहा है तो n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, n2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर 1/λ इक्वल टू कितना r, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर कर दे तो r, ठीक है, 1/, ठीक है, 1/ कितना आ जाएगा, n1 का वैल्यू 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है, ये कितना आ जा रहा है जल्दी से बताओ, 4, इधर 36, इधर 9 माइनस 4, ठीक है, ये कितना आ जा रहा है 1/λ इक्वल टू 5/36 r, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछा है, तो लेमडा कितना हो जाएगा 36/5 इंटू 1/r। अच्छा 1/r का एक वैल्यू बताए थे 36/5, 912 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो इसमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर मिला लेना, ये इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये 656 नैनोमीटर के आसपास में आ रहा होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, The ratio of shortest wavelength of two spectrum line of hydrogen is found to be 9। मतलब क्या दिया हुआ है, λ1 और λ2 का रेशियो दिया है 9:1, ठीक है बराबर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, इन्फिनिटी से आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/λ, λ1/1/λ2 कितना लिख सकते हैं 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर, और सब तो पूरा कट जाएगा ना, ये 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कितना, यहां से हम बात कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा λ2/λ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा n1 का स्क्वायर बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है बराबर। तो n1/n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, λ2/λ1, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 9, तो √9:1, तो कितना हो जाएगा 3:1, ठीक है। अगर 3:1 हो रहा है तो अगर एक लाइमन होगा तो तीसरा वाला कौन सा होगा, पास्टन होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये पास्टन सीरीज का और लाइमन सीरीज हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतना ही था, पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिए, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर दिए, अब इसको तुम लोग घर में ट्राई करो। थैंक यू।